तो गाइस हम यूनिट 8 का चैप्टर 3 और 4 पढ़ रहे हैं। ठीक है। चैप्टर 3 और 4 इसके अंतर्गत हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया, जैसे कि सोशल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान के बारे में डिस्कस किया। अब हम यहाँ पर भारत में सामाजिक न्याय के लिए वैधानिक निकाय के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। तो भारत में सामाजिक न्याय के बहुत सारे वैधानिक निकाय हैं। यहाँ पर हम उन निकायों के बारे में डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है और जो अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है। जिसमें सबसे पहले है नेशनल नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, NHRC। जिस प्रकार से फुल फॉर्म पूछे गए हैं इस बार, NSSO का फुल फॉर्म पूछा गया है, NCW का फुल फॉर्म पूछा गया है, चैट GPT का फुल फॉर्म पूछा गया है। ठीक है। चैट GPT का फुल फॉर्म पूछा गया है। इसी प्रकार जो है स्मार्ट में R का फुल फॉर्म पूछा गया था। इसी प्रकार जो पोस्ट कॉर फार्मूला है, इसमें C का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो जिस प्रकार से फुल फॉर्म पूछे गए हैं अभी लेटेस्ट एग्जाम में, उस हिसाब से हमें सबसे पहले इसके अंतर्गत यानी कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अंतर्गत NHRC का फुल फॉर्म क्या है ये देख लेना है। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है, हमें इसे याद रखना है। एग्जाम में जब ऑप्शन आएंगे तो कमीशन को काउंसिल कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के हेरफेर हो सकते हैं। आपको अच्छे से याद रखना है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का फुल फॉर्म क्या होता है, NHRC। ठीक है। तो सबसे पहली बात हमें ये याद रखनी है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो याद रखना है कि इसका जो गठन है वो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा किया जाता है। यानी कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1993 में। तो इसका ईयर आपको याद रखना है। इसका गठन कब होता है आयोग का, तो 12 अक्टूबर 1983 को जो है आयोग का गठन किया जाता है। इस मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा किया गया था इसका गठन। ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में मानव अधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए जिम्मेदार निकाय है, जिम्मेदार संस्थान है। NHRC में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। यानी कि जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज पूछी भी जा चुकी है एग्जाम में। ठीक है। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। ठीक है। ओके। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के संदर्भ में हम ये देखेंगे कि जो NHRC है, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, इसमें और कौन से अन्य सदस्य शामिल होते हैं। तो जो एक अध्यक्ष होता है, 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि एक सदस्य जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, एक सदस्य जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है या रहा है, मानवाधिकार में विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्तियों में से 2 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। साथ ही इसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष आयोग के पदेन सदस्य के रूप में भी कार्य करते हैं। इसमें सिविल न्यायिक शक्तियां होती हैं। इसकी कार्रवाई का चरित्र न्यायिक है। ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, इसके सदस्य कौन कौन होते हैं। सदस्यों को देखने के बाद हम देखते हैं कि इसका कार्य क्या है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कौन कौन से कार्य करता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि मानवाधिकार के उल्लंघनों की शिकायत के लिए स्वयं या किसी पीड़ित या उसकी ओर से किसी व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत याचिका पर किसी लोक सेवक द्वारा ऐसे उल्लंघन की रोकथाम में हुई लापरवाही के बारे में पूछताछ करता है। ठीक है। साथ ही किसी अदालत के समक्ष मानवाधिकारों के उल्लंघन के किसी भी आरोप से जुड़ी किसी भी कार्रवाई में ऐसी अदालत की मंजूरी से हस्तक्षेप करना, कैदियों की रहने की स्थिति का अध्ययन करने और अच्छी सिफारिश करने के लिए, यानी कि कैदियों की जो स्थिति है उसके लिए बेहतर सिफारिश करने का काम करता है। साथ ही किसी भी जेल या हिरासत के स्थानों का ये दौरा कर सकता है। मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए वर्तमान में लागू किसी भी कानून के संविधान द्वारा या उसके तहत प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की समीक्षा कर सकता है।
उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपाय सरकार को सुझा सकता है, और मानव अधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान करना और मानव अधिकारों को बढ़ावा देना, ये कुछ इसके प्रमुख कार्य हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो हमने देखा कि मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब होती है, ठीक है, एक्ट कब आया है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने देखी। अब हम इसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग। ठीक है, जब हम राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करते हैं तो सबसे पहले इस बार जो क्वेश्चन आया था यूजीसी नेट 2024, जून 2024, तो इसमें जो प्रश्न आया था उसमें एनसीडब्ल्यू का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो जितने भी कमीशन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे उनके फुल फॉर्म आपको जरूर याद रखना है। राष्ट्रीय महिला आयोग, एनसीडब्ल्यू, कब होती है इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना होती है 1992 में। और राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब आया था? 1990 में आया था। 1990 में जो महिला आयोग अधिनियम आया था उसके तहत 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की जाती है। पहला जो आयोग है इसका कार्यकाल शुरू होता है 31 जनवरी 1992 को, और जयंती पटनायक की अध्यक्षता में ये आयोग पहली बार गठित किया गया था। यानी अगर पूछा जाए कि महिला आयोग की पहली अध्यक्षता कौन किसने की है, तो जयंती पटनायक ने की। एनसीडब्ल्यू यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में एक अध्यक्ष होता है, 5 सदस्य होते हैं और एक सदस्य सचिव शामिल होता है। आलोक रावत आईएएस अधिकारी थे, ठीक है, और ये राष्ट्रीय महिला आयोग के पहले पुरुष सदस्य थे। ठीक है, सुश्री रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष हैं। इन्होंने सितंबर 2018 में ललिता कुमार मंगलम के बाद अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए कि राष्ट्रीय महिला आयोग के पहले पुरुष सदस्य कौन है, तो आलोक रावत जी हैं। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1992 में हुई है, जनवरी 1992 में। और अगर ये पूछा जाए कि ये अधिनियम कब आया था, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, तो ये जो अधिनियम आया था ये 1990 में आया था। ठीक है, तो ये चीजें इसके बारे में आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसके कार्यों की बात करें तो जो एनसीडब्ल्यू है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, है, बहुत सारे कार्यों को जो है संपादित करने की जिम्मेदारी इसके पास है। यहाँ पर एक एक करके हम देख लेते हैं। तो एनसीडब्ल्यू का कार्य संविधान और अन्य कानूनों के तहत महिलाओं के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और परीक्षण करना, इन सुरक्षा उपायों की दिशा में किए गए कार्यों पर केंद्र सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करना, संघ या राज्य सरकारों को ऐसे सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करना, महिलाओं से संबंधित कानून की समीक्षा करना, अपर्याप्तताओं और कमियों को सामने लाना तथा सुधार की सिफारिशें करना, महिलाओं के खिलाफ कानून के उल्लंघनों के मामलों को उचित अधिकारियों के समक्ष उठाना, शिकायतों पर गौर करना और स्वतः संज्ञान लेते हुए उन पर कार्रवाई करना, महिला अधिकारों की दिशा में काम करना, जागरूकता फैलाना, महिलाओं की कठिनाइयों को कम करना और कल्याण और राहत सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए सिफारिशें करना, विशिष्ट समस्याओं या स्थितियों पर विशेष अध्ययन या जांच करना, महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजना प्रक्रिया में भाग लेना। तो ये विभिन्न प्रकार के जो कार्य हैं वो एनसीडब्ल्यू यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इन सभी चीज़ों को समझा, और ये कमीशन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट कमीशन है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, लेटेस्ट ही आया है, तो इसे हमें याद रखने की जरूरत है। हम अगले कमीशन पे चले, इससे पहले थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर शेयर करना चाहते हैं कि यूजीसी नेट के लिए दिसंबर 2024 के लिए फाउंडेशन बैच ऑलरेडी चल रहे हैं। ठीक है, रिजल्ट आने के बाद जिन बच्चों को लगता है कि उन्होंने फाउंडेशन बैच में एडमिशन नहीं लेकर कुछ चूक कर दी है, तो उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्रैश कोर्स लॉन्च किए गए हैं, तो आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स की फीस 1499 रुपये है। ठीक है, जो बच्चे लास्ट कोर्स में रहे हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, वो कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके लिए विशेष छूट की सुविधा भी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो वो संपर्क कर सकते हैं। साथ ही टेस्ट सीरीज पार्टिकुलर तौर पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज अगर आप केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी फीस बहुत कम है, 499 है ना। और इसके अलावा जो कंबाइंड टेस्ट सीरीज चल रही है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये दोनों कोर्स हिंदी और इंग्लिश मीडियम में है। ठीक है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। ठीक है,
तो इस प्रकार ये महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपके साथ शेयर करना जरूरी था। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, पीडीएफ नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, ठीक है, डाउट सेशन, इसके अलावा क्रैश कोर्स नोट्स, यूनिट वाइज नोट्स, पीआईक्यू, एमसीक्यू, विभिन्न प्रकार की सुविधाएं आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, लाइव सेशन भी होते हैं, डाउट सेशन भी होते हैं। साथ ही जो पेड ग्रुप होते हैं उसमें रोज पोस्टर शेयर किए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के पोस्टर, विभिन्न प्रकार की योजनाओं, स्कीम्स, मॉडल से संबंधित पोस्टर, इंपॉर्टेंट डेट से संबंधित पोस्टर, और जो एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप उन सब चीज़ों का फायदा उठा सकते हैं। कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। हिंदी मीडियम में आपको मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, और इंग्लिश मीडियम में आपको सीपी सर पढ़ाएंगे। ठीक है, सीपी सर बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं, मैं हिंदी मीडियम में पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं टेस्ट सीरीज पार्टिकुलर, जिस किसी को ज्वाइन करना है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, और इसकी फीस 499 है। ठीक है, अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं तो क्रैश कोर्स के अंतर्गत आपको टेस्ट सीरीज मुफ्त दी जाएगी। ठीक है, तो ये जानकारी है आपके लिए, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, आइए हम आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात करते हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, एनसीएससी, इसका भी फुल फॉर्म आप याद रखिए, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत इस आयोग का गठन किया गया है। अनुसूचित जाति के लिए पहला राष्ट्रीय आयोग 2004 में स्थापित किया गया था। इससे पहले एससी एसटी के लिए एक संयुक्त आयोग होता था, जिसे दो भागों में बांटा गया है। अब एक भाग इसका अनुसूचित जाति आयोग और एक भाग इसका अनुसूचित जनजाति आयोग हो गया है। 2003 में संविधान में संशोधन करके अनुसूचित जाति के शोषण के खिलाफ सर्व सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक सांस्कृतिक हितों की रक्षा के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, तो ये चीज हमने देखी। अब इसके कर्तव्य क्या है, आयोग के कुछ कर्तव्य हैं उनको भी देख लेते हैं, कुछ कार्य हैं उनको भी देख लेते हैं। संविधान या किसी अन्य कानून के तहत अनुसूचित जातियों के लिए जो मतलब सुरक्षा प्रदान की गई है, जो लाभ प्रदान किए गए हैं, ठीक है, सुरक्षा उपायों से संबंधित मामलों की जांच करना, निगरानी करना, ऐसे सुरक्षा उपायों के कामकाज का मूल्यांकन करना, साथ ही अनुसूचित जातियों के अधिकारों, सुरक्षा उपायों से वंचित होने के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना। ठीक है, तो इस प्रकार के कार्य जो है एनसीएससी को प्रोवाइड किए गए हैं, है ना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हैं एनसीएससी के, और ये संवैधानिक निकाय है। इसके अलावा एनसीएससी को अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना और प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सलाह देना, और तथा संघ और किसी राज्य के अधीन विकास की प्रगति के मूल्यांकन करने का भी कार्य सौंपा गया है। उन सुरक्षा उपायों के कामकाज पर रिपोर्ट देना, राष्ट्रपति को प्रस्तुत करना, साथ ही ऐसी रिपोर्टों में उनकी सुरक्षा, कल्याण के लिए सुरक्षा उपाय और अन्य उपाय के बारे में सिफारिश करना जो प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा उठाए जाने चाहिए। साथ ही अनुसूचित जातियों की सुरक्षा, कल्याण और विकास को बढ़ावा देने तथा उन्नति के संबंध में ऐसे अन्य कार्यों का निर्वहन करना जो राष्ट्रपति अपने द्वारा दिए गए आदेश के माध्यम से निर्दिष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के कार्य एनसीएससी के हैं, नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट। ठीक है, इसके बाद कुछ आयोग को शक्तियां प्रोवाइड की गई ताकि वो अपने कार्यों का जो है निर्वहन अच्छे से कर सके। किसी दस्तावेज की खोज और उत्पादन की आवश्यकता से संबंधित शक्तियां, शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना, किसी भी न्यायालय कार्यालय से किसी भी सार्वजनिक रिकॉर्ड या उसकी प्रति मांग सकने की शक्ति है। गवाहों और दस्तावेजों की जांच के लिए समन या संचार जारी करने की शक्ति भी आयोग को दी गई है। इसके बाद हम देखते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एनसीएसटी। तो इसका भी फुल फॉर्म आपको याद रखना है, जिस प्रकार फुल फॉर्म पूछे गए हैं कभी भी इन सब का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। अगर हम आर्टिकल की बात करें तो इस आयोग की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 ए के तहत की गई है। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना संविधान में नवासवें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से अनुच्छेद 38 में संशोधन करके अनुच्छेद 338 ए के तहत 2004 में इसकी स्थापना की गई है। हमने देखा कि जो नवासवें संविधान संशोधन था, इसने जो है एससी एसटी के लिए जो एक कंबाइंड आयोग होता था उसको डिवाइड करके यहाँ पर 2003 में दो आयोग बनाए गए हैं, एसटी के लिए अलग और जो है एससी के लिए आयोग जो है आयोग अलग बनाया गया है। उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि जो एसटी के लिए बनाया गया है वो अनुच्छेद 338 ए के तहत बनाया गया है, और जो एससी के लिए बनाया गया है वो अनुच्छेद 338 में बनाया गया है। ठीक है, इसकी शक्तियां क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के समान ही इसकी भी शक्तियां हैं। जैसे कि हमने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की शक्तियों के बारे में ऊपर डिस्कस किया है, उसी के समान जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की भी शक्तियां हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को निम्नलिखित कर्तव्य कार्य दिए गए हैं।
संविधान या कानून के तहत सरकार के किसी भी आदेश के तहत SC ST के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करना। ठीक है, साथ ही सुरक्षा उपायों के कामकाज का मूल्यांकन करना। और इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण कार्य इस आयोग को दिए गए हैं उसमें है ST के अधिकारों और सुरक्षा उपायों से संबंधित विशिष्ट शिकायतों की जांच करना, अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित योजना प्रक्रिया में भाग लेना और सलाह देना तथा संघ और किसी राज्य के अंतर्गत उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना। ठीक है, तो इस प्रकार ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, इन्हें समझने की आवश्यकता है। ये कार्य एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो एक बार अच्छे से पढ़ लेना। ज्यादातर कार्य नहीं पूछे जाएंगे, जब भी पूछा जाएगा आपसे तो इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा, आयोग कब बना है, किस आर्टिकल के अंतर्गत है, ये चीजें पूछी जाएंगी। अगला जो इम्पोर्टेंट आयोग है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, NCPCR। इसका भी फुल फॉर्म कभी पूछा जा सकता है और आई थिंक ये पूछा भी गया होगा एक बार। मुझे लगता है ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो है इसका फुल फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखना। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, NCPCR। और ये अक्सर न्यूज में भी रहता है किसी न किसी कारण की वजह से। तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 में आया था और इसी आयोग के अंतर्गत 2007 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई थी। ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। अगर हम बच्चे की परिभाषा की बात करें तो इसमें 0 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे को जो है व्यक्ति को बच्चे के रूप में परिभाषित किया गया है। इस आयोग का मैंडेट क्या है, यानी कि आदेश क्या है? ये सुनिश्चित करता है कि सभी कानून, नीतियां, कार्यक्रम और प्रशासनिक तंत्र बाल अधिकार परिप्रेक्ष्य जैसा कि भारत के संविधान और बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन में निहित है के अनुरूप हो। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो आयोग है काफी इंपॉर्टेंट है। और RTE, राइट टू एजुकेशन के तहत आयोग के पास कुछ अन्य शक्तियां भी हैं। कानून के उल्लंघन के बारे में शिकायतों की जांच करता है, किसी व्यक्ति को समन भी भेज सकता है, सबूत मांग सकता है, मजिस्ट्रेटी की जांच मांग सकता है। ये उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका दायर करने की शक्ति है। अपराधी पर मुकदमा चलाने के लिए संबंधित सरकार से संपर्क करना, प्रभावित लोगों को अंतरिम राहत की सिफारिश करना। तो इस प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण कार्य इस आयोग के हैं। साथ ही अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो इस आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 6 सदस्य होते हैं, जिनमें से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि NCPCR में कम से कम कितनी महिलाएं होनी चाहिए, तो कम से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए। इन सभी की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा 3 साल के लिए की जाती है। आयोग में सेवा करने के अधिकतम आयु अध्यक्ष के लिए 65 वर्ष है और सदस्यों के लिए 60 वर्ष है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने महत्वपूर्ण चीजों को डिस्कस किया और हम हमने आपको बताया कि हमारे क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुके हैं दोनों मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। फीस बहुत ही कम है, 1499 रुपये ही है। टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो चुकी है दोनों मीडियम में। पेपर 1 के लिए भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, पेपर 2 के लिए दोनों मीडियम में। ठीक है, और इसकी फीस 499 रुपये है। तो आप इन सबको ज्वाइन कर सकते हैं। जो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं उनको टेस्ट सीरीज फ्री दी जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार जो है विभिन्न प्रकार के अवसरों का लाभ आप उठा सकते हैं। साथ ही हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन्हें जरूर ज्वाइन करिए, जैसे कि इंस्टाग्राम है। ठीक है, जैसे कि फेसबुक पेज है, जैसे कि जो टेलीग्राम पेज है। यहाँ पर रोज नई नई अपडेट पोस्ट की जाती हैं, एग्जाम से रिलेटेड, PhD प्रोग्राम से रिलेटेड। ठीक है, इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण सोशल वर्क से संबंधित चीजें होती हैं वो सभी पोस्ट की जाती हैं। तो आप जो है जब इससे जुड़ेंगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।